पेशेंट जो है उन्होंने अपने वालिदा को बचपन में ही खोया था, तो उनको वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था उनको। और उनके वालिद साहब को शायद या किसी और फैमिली मेम्बर को भी हिस्ट्री थी मेलिग्नेंसी की, सो दे हैड अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस मेलिग्नेंसी। पूरा असेसमेंट करने के बाद हमने जो उनको रिस्क वगैरह समझाने के बाद उनकी सर्जरी प्लान की 15 ऑफ मई मॉर्निंग में वो एडमिट हुए। उनका सर्जरी से पहले जो नॉर्मल कंसल्ट होती है जिसमें कॉम्प्लिकेशन वगैरह हमने डिस्कस करते हैं अटेंडेंट के साथ, वो डिस्कस करके फिर उन्हें होश हवास में वो कंसल्ट दे के हमने पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया। इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लीडिंग है या एनास्टोमोटिक लीक है या इवन डेथ है, ये सब पॉसिबल है। उसमें जो डेथ की शरह, मौत की शरह लगभग 15% तक है। सो ये कोई सिंपल सर्जरी नहीं है, इसमें हालांकि रिस्क ऑफ डेथ कम है, लेकिन है, इट इज़ देयर। कि पहले 2.5 लाख रुपए लिया, फिर और 2.5 लाख रुपए लिए। सो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो उनको जो पहली टाइम जो उनकी सर्जरी हुई थी, उस टाइम जो उनको एस्टिमेट दिया था वो 2.5 लाख रुपए का था, लेकिन उस एस्टिमेट का भी उनका जो बिल क्लोज हुआ है वो 2,15,000 में हुआ है। और जो अभी जो उनकी एडमिशन हुई है, जो इमरजेंसी में आए थे, तो उसमें एक पैसा भी उनसे किसी ने ना डिमांड किया है, ना उन्होंने पे किया है। मैं डॉक्टर मुर्तज़ा हबीब, डायरेक्टर पारस श्रीनगर, अपने कलीग्स के साथ हूँ। और जो ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है, वी लॉस्ट अ पेशेंट अर्ली टुडे, उसके बारे में मेरे साथ मेरे डॉक्टर्स भी हैं। डॉक्टर ज़हूर साहब जो सर्जन थे, क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर, डॉक्टर इमरान, हमारे एमएस साहब, शफात साहब हैं, और जो हमारी बिलिंग देखते हैं आफाक साहब, वो भी साथ है। तो मैं चाह रहा था कि हमारे डॉक्टर साहब खुद सभी को बताएं क्या हुआ था और हाउ डिड दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट प्लीज। ज़हूर साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़हूर है। मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट पारस में एज डायरेक्टर फाइज हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपनी जो है कॉन्डोलेंसेस जो फैमिली है जिनने अपना पेशेंट खोया है अनफॉर्चुनेटली, जो आपने सुना अभी आप देख रहे हैं, तो उनकी फैमिली के साथ हमारी पूरी हॉस्पिटल और हमारी टीम की सर्जिकल टीम की कॉन्डोलेंस है। अनफॉर्चुनेटली नो सर्जन वुड लाइक कि जो पेशेंट उन्होंने ऑपरेट किया है, जिसका उन्होंने इलाज किया है, कि वो उसमें अपनी ज़िंदगी की जो जंग है वो हार जाए। लेकिन जो अभी मीडिया में चल रहा है, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो वायरल हो रही है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो या और किसी सोर्सेज से हो, तो हमने ये ज़रूर समझा कि लोगों के सामने, अथॉरिटीज़ के सामने उनकी क्लियरिफिकेशन हो। इसमें हमको लगा कि बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, कुछ गलत बातें भी सर्कुलेट हो रही है। तो सबसे पहले मैं जो है पेशेंट के बारे में और जो उनके सर्जरी हुई है या जो उनको तकलीफ थी उसके बारे में ब्रीफ करता हूँ। तो ये जो पेशेंट है वसीम साहब, ये 15 मई से पहले, इनफैक्ट मई के स्टार्टिंग हफ्तों में हमारे पास आए विद द डायग्नोस ऑफ सीएको। उनका जो है बड़ी अंतड़ी का जो है ट्यूमर डायग्नोज हुआ था। बाहर ही सारा इन्हें इन्वेस्टिगेट कराया था, फ्रॉम रिप्यूटेड लैब्स एंड फ्रॉम रिप्यूटेड डॉक्टर्स। तो उन्होंने, जो उनकी फैमिली उनके साथ थी, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो सर्जरी यहीं पे पारस में हमारी टीम से कराना चाहते हैं। तो पूरा असेसमेंट करने के बाद हमने जो उनको रिस्क वगैरह समझाने के बाद उनकी सर्जरी प्लान की 15 ऑफ मई मॉर्निंग में वो एडमिट हुए। उनका सर्जरी से पहले जो नॉर्मल कंसल्ट होती है जिसमें कॉम्प्लिकेशन वगैरह हमने डिस्कस करते हैं अटेंडेंट के साथ, वो डिस्कस करके फिर उन्हें होश हवास में वो कंसल्ट दे के हमने पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया। पेशेंट का भी थोड़ा पर्सनल बैकग्राउंड दूँ कि पेशेंट जो है उन्होंने अपने वालिदा को बचपन में ही खोया था, तो उनको वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था उनको।
और उनके वालिद साहब को शायद या किसी और फैमिली मेम्बर को भी हिस्ट्री थी मेलिग्नेंसी की, सो दे हैड अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस मेलिग्नेंसी। और उनको पर्सनली हिस्ट्री थी ओसीडी की, जो उन्होंने जिसको उन्होंने रिवील किया सर्जरी के बाद, 2-3 दिन के बाद। सर्जरी से पहले उन्होंने नहीं कहा कि उनको ओसीडी एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए वो दवाई खाते वो जो उन्होंने खुद बीच में बंद की थी। तो ये उनका ब्रीफ मेडिकल बैकग्राउंड है। उसके बाद उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह अनइवेंटफुली हुई, उसमें कोई एक्सेस ब्लड लॉस नहीं हुआ, पेशेंट को कोई ब्लड ट्रांसफर की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस सर्जरी में जो ये लेफ्ट कोलॉनिक सर्जरी है, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लीडिंग है या एनास्टोमोटिक लीक है या इवन डेथ है, ये सब पॉसिबल है। इस सर्जरी में पोस्ट ऑपरेटिव डेथ की शरह जो वर्ल्ड लिटरेचर में है वो 2 से 5% तक है, यानी कम से कम 2, मैक्सिमम अप टू 5%। और इन सर्टन सिचुएशन, जैसे अगर एमरजेंसी में सर्जरी हुई हो, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो, जो इनको नहीं थी, उसमें जो डेथ की शरह, मौत की शरह लगभग 15% तक है। सो ये कोई सिंपल सर्जरी नहीं है। इसमें हालांकि रिस्क ऑफ डेथ कम है, लेकिन है, इट इज़ देयर। तो सर्जरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। इनको एक्सपर्ट होश में वापस थिएटर में ही लाया गया, आईसीयू में शिफ्ट किया गया। पेशेंट रात को हम आईसीयू में रखते जैसे मेजर सर्जरी के बाद मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो स्टाफ है वो मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग करते हैं। वो पेशेंट के साथ वहीं पे 24/7 खड़े होते हैं, उनको देखते हैं कि उनके जो रिकवरी है वो अच्छी तरह से हो रही कि नहीं। तो मॉर्निंग में हमने उनको शिफ्ट किया, जब हमने देखा कि उनका नाइट स्टे आईसीयू में अच्छा था, उनको वार्ड में शिफ्ट किया। वार्ड में हमने उनको जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, स्टैंडर्ड गाइडलाइन होते हैं ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसन्स, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स या डाइट या इन्वेस्टिगेशन, वो सब फॉलो किए। इनके जो स्टे था हॉस्टल में वो 6 दिन था। ये 16 का एडमिट हुए, 21 तारीख को ये डिस्चार्ज हुए। इन 6 दिनों में हमने इनका सीबीसी बहुत बार करा। सीबीसी से हमारे को इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है। सीटी स्कैन 2 बार करा है। एक सीटी स्कैन हमने इनका सर्जरी के पहले दिन, सर्जरी के इमिडिएटली बाद, जो पहला दिन था पोस्ट डे 1 जिसको कहते हैं, उस दिन कराया। और दूसरा सीटी स्कैन इनका डिस्चार्ज है उस दिन कराया। जब हम पूरे मुतमईन हो गए कि ये इनके सब टेस्ट ठीक है, सीटी स्कैन ठीक है, तब हमने इनको डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज के वक्त इनको मिनिमम पेन किलर्स पैरास्टामोल की फॉर्म में चल रहे थे। हमने जो पेन इनको पहले 2-3 पेन किलर चल रहे थे, वो हमने धीरे धीरे बंद किए 6 दिनों में, क्योंकि पेन का इनको रिलीफ हो गया। और कुछ एंटीबायोटिक्स दिए पर डिस्चार्ज किया। और ये नॉर्मल डाइट जो एक कोलेक्टमी पेशेंट, एक कोलॉनिक सर्जरी पेशेंट को देते हैं, जिसमें हम सब्जियां और मेवे बंद करते हैं, बाकी प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट वो देते, तो उन पे इसको डिस्चार्ज किया। और ये पिछले 2-3 दिनों से नॉर्मली स्टूल फॉर्म कर रहे थे, स्टूल पास करते थे। एहतियात के तौर पे हमने इनको ड्रेन समेत डिस्चार्ज किया, ताकि अगर खुदा न खास्ता घर में कोई इवेंचुअलिटी हो तो वो ड्रेन के जरिए हमको सीधे पता चले कि कुछ अंदर प्रॉब्लम है। तो पेशेंट 21 तारीख को डिस्चार्ज होता है। 22 तारीख मॉर्निंग को हम यहीं से हमारी टीम जो है वो इनको फ़ोन करती है कि पेशेंट ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमको फीडबैक मिलता है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, वो खाना वाना खाते हैं, एम्बुलेट भी अच्छी तरह से, चलते फिरते भी अच्छी तरह से है, और उन्हें बड़ा पेशाब बाउल्स भी मूव किए हैं। अनफॉर्चुनेटली इसी 22 और 23 मई की दरमियानी रात को मेरे को एमरजेंसी से फ़ोन आता है कि इस तरह पेशेंट है आपका, जिसको आपने ऑपरेट किया था, ये इस वक्त एमरजेंसी में आए हैं, इनको शदीद पेट के दर्द का कंप्लेंट्स हैं, और पेशेंट को जो है वो बीपी लो है। तो उनको उस वक्त जो इलाज चाहिए था, फ्लूइड्स वगैरह, वो दे के उनका बीपी को रेस्टोर किया गया। मैंने उनको कहा कि इमीडिएटली आप पेशेंट को सीटी स्कैन के लिए ले जाओ। इस वक्त लगभग रात के 2 बजे थे, तो मैं 2:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गया। तब तक उनका सीटी हो चुका था। जब मैंने सीटी देखा, हमने देखा कि जो उनका जोड़ वगैरह था वो बिल्कुल ठीक था। ये इनके सर्जरी के 8वां दिन था, सर्जरी के बाद 8वां दिन। हमने देखा कि वहाँ पे पेट में इनके ब्लड कलेक्ट हुआ है। जो हमने डिस्चार्ज किया, यानी इस सीटी स्कैन से 36 घंटे पहले जो सीटी किया था, उसमें वैसे कोई फीचर्स नहीं है।
यानी कि डिस्चार्ज और इस सीटी के दरमियान जो इनका वक्फा था घर में, कुछ वहाँ पे हुआ है, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ ड्रग और समथिंग, इसकी वजह से ब्लीडिंग हुई, या ये भी पॉसिबल है कि सर्जिकल ब्लीडिंग हो। यूजुअली जो सर्जिकल ब्लीडिंग होती हैं वो जो हमने रगें बंद की हो सकता है कि वो ओपन अप हो जाए, वो खुल जाए और उसकी वजह से ब्लड जमा हो जाए, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन यूजुअली सर्जरी के 3 से 5 दिन के अंदर अंदर होती है, वो लेट नहीं होती। इट्स वेरी वेरी रेयर कि वो लेट हो जाए। डिस्पाइट दैट हमने उनको सर्जरी के लिए ओटी में शिफ्ट किया, हमने देखा कि अंदर ब्लड जमा था, वो हमने साफ किया, फिर हम ये देखने के लिए गए कि ब्लीडिंग कहाँ से हुई। पहला हमारा गोल था कि जहाँ हमने सर्जरी की है कि वहाँ तो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग नहीं है। हमने देखा जो भी हमने वेसल्स रगें बंद की थी वो बिल्कुल बंद है, उनमें से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। जो जोड़ दिया गया था वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो ड्रेन इनको ऑलरेडी लगाई गई थी उसमें भी कुछ नहीं था, दैट वाज ड्राई, दैट वाज एट द वो ऑपरेटिव साइड के पास थी। उनको हमने देखा कि डिफ्यूज टाइप ऑफ ऊज, जैसे कभी किसी को चमड़ी उठ जाती है तो आप देखेंगे छोटी छोटी वो ऊज जैसा वो ब्लीडिंग हो जाती है, तो वैसा ऊज हमने देखा एब्डोमेन में एक जगह जो सर्जरी से दूर था। तो ये टाइप ऑफ ब्लीडिंग हम देखते हैं उन पेशेंट्स में जिनको क्लॉटिंग या ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, जिनको क्लॉटिंग में कोई डिफेक्ट हो, जिनका ब्लड क्लॉट नॉर्मल नहीं करता। अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट है ये या तो उनको मारोसी हो सकता है पेशेंट को, या एक्वायर्ड भी हो सकता है। मारोसी हो मीन्स फ्रॉम बर्थ, एक्वायर्ड मीन्स कि उनको किसी वजह से, किसी इंटरवेंशन की या किसी दवाई या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। जैसे हमने डेंगू सुना है, आम एक इन्फेक्शन है, उसमें हम देखते हैं कि एक कॉम्प्लिकेशन उसमें ही ब्लीडिंग भी है। तो फिर हमने इनको स्टेबलाइज करके आईसीयू में शिफ्ट किया। इनको लगभग 4-5 पॉइंट ब्लड लगे। अनफॉर्चुनेटली इनने इनिशियली रेस्पॉन्ड किया, अच्छा रेस्पॉन्ड किया, लेकिन कुछ घंटे बाद उन्होंने रेस्पॉन्स करना छोड़ दिया और इनका बीपी ओवर डाउन होने लगा। इनके जो ऑर्गन्स है धीरे धीरे वो बंद होने लगे और अल्टीमेटली जो आज सुबह सवेरे इनका अरेस्ट हो गया। अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट रिवाइव। अब बड़ा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ब्लीडिंग का सोर्स क्या है, ब्लीडिंग का कॉज क्या है। ब्लीडिंग का सोर्स तो एब्डोमेन में ही है, ब्लीडिंग का कॉज सर्जिकल नहीं है। ब्लीडिंग का कॉज कुछ प्रॉब्लम है क्लॉटिंग में, वो किस वजह से हो सकती है। एक वजह दवाइयाँ भी हो सकती है। फ्लॉक्सिटीन जो दवाई है जो हम ओसीडी में देते हैं, जो ये ले रहे थे, जो हमने स्टार्ट किया था, इट इज़ नोन टू कॉज ब्लीडिंग। जो लियोफ्लॉक्सिन एक और एंटीबायोटिक है, इट इज़ नोन टू कॉज ब्लीडिंग। अब किसने करे और किसमें ना करे ये जानना मुश्किल है। अब अनफॉर्चुनेटली ही हैड दिस ब्लीडिंग, दैट वाज द कॉज ऑफ ऑल दिस इवेंट्स, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये इसका सर्जरी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लेकिन इस सब के बाद मैं ये कहूँगा कि हमारी जो सारी कॉन्डोलेंस से, हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो विशेज़ हैं फैमिली के साथ हैं। उन्होंने अपना एक लाल अपना जिगर खोया है, हमें इसका अफसोस है। ये कोई डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका जो पेशेंट है जो उसके लिए एक बच्चे की तरह होता है कि उसका बच्चा मर जाए। जब ये पेशेंट मरता है तो उसका एक बच्चा मर जाता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, बाकी जो हमारी टीम है वो कहेंगे। जैसे कि अभी वीडियोस में सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि बिलिंग को रिलेटेड कि पहले 2.5 लाख रुपए लिया, फिर और 2.5 लाख रुपए लिए। सो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो उनको जो पहली टाइम जो उनकी सर्जरी हुई थी उस टाइम जो उनको एस्टिमेट दिया था वो 2.5 लाख रुपए का था, लेकिन उस एस्टिमेट का भी उनका जो बिल क्लोज हुआ है वो 2,15,000 में हुआ है। और जो अभी जो उनकी एडमिशन हुई है, जो जो वो इमरजेंसी में आए थे, तो उसमें एक पैसा भी उनसे किसी ने ना डिमांड किया है ना उन्होंने पे किया है। इस बारे में हमारे पास रिटन प्रूफ्स हैं एंड ऑडियो विजुअल एविडेंसेस हैं कि देयर वाज नो मनी आस्क्ड फ्रॉम देम एंड देयर वाज नो मनी चार्ज्ड फॉर देम फॉर द सेकंड एडमिशन। सो एट द एंड हमारा सबका और कंडोलेंसेस आर विद द फैमिली। हम सब फैमिली के साथ हैं। जो हुआ अनफॉर्चुनेट था। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। एक और चीज़ जो वीडियोस में वायरल हो रही है कि पेशेंट जो है, पेशेंट की फैमिली या जो उसमें बोल रहे थे वो ये करना चाहते थे कि पोस्ट ऑफ पीरियड में उनका केयर नहीं किया गया। वो हमेशा कंप्लेन कर रहे थे, उसका ध्यान नहीं दिया गया और थोड़ा दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द केयर गिवन हियर। ये
पेशेंट जो मरहूम है उनका खुद का रिव्यू है, ये ऑनलाइन आप कोई भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने